नमस्कार, मैं हूँ साक्षी सोनी और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। मैंने आपको पिछली बार सीरीज के अंदर छोड़ा था कि आप कौन कौन से करियर के अंदर जा सकते हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज जो है हासिल कर सकते हैं। उसी को आगे ले जाते हुए डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर ओम स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मौजूद है, डॉक्टर एनपी कौशिक जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ठीक है, डॉक्टर एनपी कौशिक जी के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि ये ओम स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है। 40 इयर्स का एक्सपीरियंस अपने अंदर समेटे हुए हैं। बहुत सारी फील्ड्स के अंदर जो है अपने अनुभव शेयर करेंगे आज हमारे साथ। और आपको ये भी बता देती हूँ कि राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के फॉर्मर वाइस चांसलर रह चुके हैं और पीएचडी कर चुके हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के अंदर। तो आज हम लोग डिस्कस करने के लिए आए हैं इनके साथ कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उससे आप लोगों के जो करियर है वो कैसे प्रभावित होने वाले हैं। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उससे आज जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं वो किस तरीके से प्रभावित होंगी, नोमेनक्लेचर क्या रहने वाला है। सबसे पहले तो साक्षी जी और अमित जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा जी कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को चर्चा के लिए चुना है। आज हमारे युवाओं का जो कैरियर है वो हमारी शिक्षा नीति पे ही निर्भर करता है। और केंद्र सरकार की ये पहल है कि उन्होंने नई शिक्षा नीति 2020 को जो है लागू किया है और इससे निश्चित रूप से जो है युवाओं को अपना भविष्य संवारने के अंदर सहायता मिलेगी। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि किस तरीके से जो है यूनिवर्सिटीज़ के नोमेनक्लेचर में परिवर्तन आएगा, तो मैं आपको इस बारे में बताना चाहूँगा कि अभी जो यूनिवर्सिटीज़ के नोमेनक्लेचर जो है प्रचलित हैं उनमें कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी है, कोई टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, कोई लॉ यूनिवर्सिटी है या कोई स्टैंड अलोन यूनिवर्सिटी है। ये अलग अलग तरह के नोमेनक्लेचर जो है यूनिवर्सिटी के नाम से चल रहे हैं। लेकिन जो नई शिक्षा नीति है उसके अंदर जो है ये एक कंसेप्ट रखा गया है कि हमारे जितने भी इंस्टीट्यूट होंगे वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट होंगे, हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट्स होंगे और उनको एक ही अम्ब्रेला के अंदर जो है रखा जाएगा। और जो भी इस एक्सीलेंस लेवल तक जो है पहुंचेंगे तो उनको एक ही नोमेनक्लेचर जो है यूनिवर्सिटी के नाम से दिया जाएगा। तो अभी जितने भी ये प्रचलित नोमेनक्लेचर हैं वो धीरे धीरे इसमें जो है समाप्त हो जाएंगे और केवल जो एक एक्सीलेंस को जो है अचीव करेंगे उनको यूनिवर्सिटी का नोमेनक्लेचर दिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात हो गई नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। आगे इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अंदर आप लोग अपने सब्जेक्ट्स खुद चूज कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप लोगों ने साइंस ली हुई है तो आप उसके अंदर अलग से भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, लेकिन इसकी पूरी की पूरी नॉलेज लेंगे सर से। सर, मुझे ये बताइए, मान लीजिए अगर आज मैंने साइंस चूज किया है और मुझे कोई और सब्जेक्ट भी साथ के अंदर पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है या फिर कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है, तो क्या वो नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर हो सकता है। साक्षी जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस नई शिक्षा नीति के अंदर जो महत्वपूर्ण पहलू हमारे सम्मिलित किए गए हैं उसके अंदर दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक तो फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, और दूसरा मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, ठीक है। तो जहाँ तक फ्लेक्सिबिलिटी का सवाल है तो उसमें छात्र अपनी योग्यता के हिसाब से जो है विषयों का चयन कर सकता है। और इस शिक्षा नीति के तहत ये प्रयास रहेगा कि हम जो है हमारे छात्रों को जो है बहुविषयक जो है वो शिक्षा का ज्ञान दें। और ये इसमें ये भी संभव मतलब है कि अगर कोई छात्र हमारा जो है विज्ञान विषय में अध्ययन कर रहा है या कोई मान लीजिए जो है सोशल स्टडीज में अध्ययन कर रहा है, लेकिन विज्ञान विषय का विद्यार्थी अगर जो है संगीत में भी अध्ययन करना चाहता है तो उसके लिए ये इसमें प्रावधान है कि वो विज्ञान के विषयों को भी पढ़ सके और संगीत को भी जो है पढ़ सके। अगर आर्ट्स का कोई विद्यार्थी जो है विज्ञान के किसी विषय को जो है लेना चाहेगा तो वो भी उसको जो है ले सकेगा। तो इस तरीके से इस शिक्षा नीति के अंदर ये एक फ्लेक्सिबिलिटी और मल्टीडिसिप्लिनरी का कंसेप्ट जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, जिससे छात्रों का जो है वो एक विकास जो होगा और उसको सब तरह का ज्ञान जो है वो प्राप्त हो सकेगा। वो सभी क्षेत्रों में अपने आप को जो है विकसित कर सकेगा। यानी कि हम कहकर चल सकते हैं कि सोने पर सुहागा हुआ है बच्चों के लिए। निश्चित रूप से आपका ये जो है सोचना बिल्कुल सही है
ठीक है, नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर पहले ये होता था कि हम लोग सिर्फ थ्योरेटिकल पहलुओं के ऊपर नजर दौड़ाते थे, लेकिन अब जो है प्रैक्टिकली भी इस तरीके से हो जाएगा शायद एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कि प्रैक्टिकल के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा और बच्चों की जो डेवलपमेंट है इंटेलेक्चुअल वो भी शायद आगे बढ़ने वाली है। ये बिल्कुल सही है आपका सोचना। इस नई शिक्षा नीति के अंदर इस तरह का प्रावधान किया गया है कि जो हमारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं उनके कंटेंट्स को जो है कम किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा और विशेष रूप से जो वोकेशनल हमारे प्रोग्राम हैं उनके ऊपर जो है खास रूप से इस पर जो है एम्फेसिस किया गया है, ताकि मेन मुख्य रूप से अगर हम ये देखें तो क्योंकि अगर किसी भी विद्यार्थी को अपना कैरियर बनाना है या उसमें आगे बढ़ना है या उसको जो है आत्मनिर्भर बनना है, सबसे विशेष बात यह है कि विद्यार्थी आत्मनिर्भर बने, तो उस आत्मनिर्भरता को लाने के लिए जो है उसके अंदर स्किल एनहेंसमेंट की बहुत आवश्यकता है और इस शिक्षा नीति के अंदर जो है इस तरह का प्रावधान ये रखा गया है कि हम किस तरीके से जो है छात्रों और हमारे विद्यार्थियों की जो है स्किल एनहेंसमेंट कर सकें जिससे वो स्वयं आत्मनिर्भर बन सकें और उनको किसी तरीके की नौकरी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो इस बात पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा ताकि छात्र अधिक से अधिक आत्मनिर्भर बने और अपना जॉब जो है वो खुद चला सकें, बजाय कहीं नौकरी ढूंढने के वो खुद अपना जो है व्यवसाय कर सकें, उसमें आगे बढ़ सकें। इस तरह के जो है प्रावधान इसमें किए गए हैं और इससे मैं समझता हूँ कि विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, उनको किसी तरह की नौकरी ढूंढने की हो सकता है आवश्यकता न पड़े। ठीक है, पहले हम लोग सोचा करते थे स्कूल के अंदर जाते थे +1 +2 के अंदर कि हमें क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियरिंग बनना है, इंजीनियर बनना है, तो हम सोचते थे कि कहीं जॉब करेंगे। लेकिन आज के ज़माने के अंदर जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अंदर हम साफ तौर के ऊपर ये कह सकते हैं कि हम ये सोच रख के चलेंगे कि हमें जॉब नहीं करनी है, जॉब देने वाला बनना है, जॉब प्रोवाइडर बनेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं जो है सर ने भी कह दिया है, तो हो सकता है कि आगे आने वाले हमारे जो बच्चे हैं, आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो शायद इसी फोकस के ऊपर रहेगी कि हमें जॉब देने वाला बनना है। सर मुझे ये बताइए कि नई एजुकेशन पॉलिसी जो है वो किस तरीके से हमारे मेंटल स्ट्रेस को कम करेगी, फिजिकल जो है हमें अच्छा बनाएगी, क्योंकि पहले की अगर पॉलिसीज की बात की जाए तो उसके अंदर हमारी एजुकेशन पॉलिसी कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई नजर आती थी और फॉरेनर्स के मुकाबले में या और कंट्रीज के मुकाबले में, क्योंकि इंडिया का कहीं पे भी नाम नहीं आता था, क्योंकि हमारे बच्चे स्ट्रेस के अंदर ज्यादा रहते थे। तो इस नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर स्ट्रेस कैसे कम होगा? साक्षी जी, मैं इस बारे में आपको ये बताना चाहूँगा कि जब ये नई शिक्षा नीति तैयार की गई थी जी, तो इसमें जो है बहुत से लोगों के सुझाव लिए गए थे और हर स्तर पे सुझाव लिए गए थे और लगभग इस समिति के पास में कस्तूरी रंगन जी की जो अध्यक्षता में ये कमेटी गठित की गई थी, उनके पास में 2 लाख से ज़्यादा सुझाव आए थे। और एक बहुत विशेष बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो पुरानी शिक्षा पद्धति थी जो नालंदा और तक्षशिला के अंदर जो है चलती थी, उसके अंदर जो है छात्रों के संपूर्ण विकास पे जो है ध्यान दिया जाता था और वहाँ पे भी जो है बहुविषयक विषयों का ज्ञान देने की जो है परंपरा हमारी रही थी और विद्यार्थी को इस तरीके से जो है विकसित किया जाता था कि वो जीवन के अंदर जो है सफल हो सके, न केवल ज्ञान प्राप्त करे और या केवल पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करे, लेकिन जीवन के हर पहलू को वो समझ सके और जीवन में हर पहलू पे वो जो है सफल भी हो सके। तो इस शिक्षा नीति को तैयार करते समय वो हमारी जो पौराणिक शिक्षा पद्धति है उसको भी इसमें समावेशित किया गया है, जहाँ व्यक्ति और व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास पे जो है ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पे भी जो है हम विद्यार्थियों के विकास के अंदर केवल उनको जो है किताबी ज्ञान देने पे ध्यान नहीं देंगे, इसके साथ में उसका व्यक्तित्व विकास हो सके, वो पर्सनैलिटी उसकी जो है डेवलप हो सके और उसको किसी भी प्रकार का जो है मेंटल स्ट्रेस या ये चीज़ें नहीं हो, तो उसके अंदर जो उसके अलाइड एरियाज हैं उनको भी हम डेवलप कर सकें, चाहे वो खेल का एरिया हो, चाहे उसका संगीत का एरिया हो, चाहे उसका और किसी भी उसके अंदर जो रुचि है उसको हम विकसित कर सकें। अगर हम विद्यार्थी को इस तरह के एक्टिविटीज़ में एंगेज करेंगे तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से उसको जो है किसी प्रकार का तनाव या मेंटल स्ट्रेस जो है वो झेलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। दूसरा, मैंने पहले वाले उसमें पॉइंट में भी ये कहा था कि हम विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं।
जब विद्यार्थी आत्मनिर्भर बनेंगे तो उस केस के अंदर फिर उनको मेंटल स्ट्रेस जो है आने की संभावना रहेगी ही नहीं। बिल्कुल। अब जल्दी से मुझे ये बता दीजिए कि नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर क्या डिग्री के ऊपर भी कोई असर पड़ेगा? मान लीजिए हमने आज 1 साल की या 2 साल की डिग्री किया, उसके बाद हम लोग डिग्री छोड़ देते हैं, हमारा उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं रहता, तो क्या डिग्री के ऊपर भी कोई असर पड़ने वाला है? साक्षी जी, इसके 2-3 पहलू हैं। मैं एक एक करके आपको जो है इसके बारे में बताना चाहूँगा जी। अभी जैसे कन्वेंशनल हमारा जो सिस्टम चल रहा है उसके अंदर 3 साल का डिग्री कार्यक्रम हमारा जो है होता है। ठीक है। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बदलाव इसमें नई शिक्षा नीति में किया गया है वो ये है कि डिग्री का प्रोग्राम जो है वो 3 साल का भी हो सकता है और वो 4 साल का भी हो सकता है। 3 साल का प्रोग्राम जो है वो सामान्य जैसे अभी चल रहा था उस तरह का ही होगा, लेकिन जो विद्यार्थी जो है वो रिसर्च की तरफ जिनका रुझान है और वो उस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो चौथा साल उन ऐसे विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से होगा और उसका पाठ्यक्रम भी इसी तरीके से डिजाइन किया जाएगा कि विद्यार्थी जो है अपनी जो शोध की जो उसकी इच्छा है उसको वो पूरा कर सके। तो ये कार्यक्रम जो है मतलब जो है चौथा साल जो है विद्यार्थियों के लिए जो है ऑप्शनल होगा। जो विद्यार्थी रिसर्च में आगे बढ़ना चाहते हैं वो उसमें बढ़ सकेंगे और वो चौथे साल की जो है वो डिग्री उसके अंदर कर सकेंगे। और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण फायदा ये होगा कि जिन विद्यार्थियों को आगे जाकर के शोध में जाना है या उनको रिसर्च करना है तो वो सीधे जो है वो पीएचडी के अंदर एंट्री कर सकेंगे। अभी क्या प्रावधान है कि पीएचडी करने से पूर्व आपको जो है पोस्ट ग्रेजुएट करना आवश्यक है या आपको एमफिल वगैरह जो है वो करना आवश्यक है, लेकिन ये करने के पश्चात आप जो है सीधे रिसर्च में एंटर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण फायदा जो है विद्यार्थियों को होगा। और इसका जो दूसरा एस्पेक्ट जो मैं देखता हूँ, क्योंकि किसी भी शिक्षा के अंदर जो है वो शोध पे ध्यान दिया जाना बहुत आवश्यक है जी। तो अगर हम इस तरह का प्रावधान जो है उसमें डिग्री में कर रहे हैं तो निश्चित रूप से एक प्रेरणा मिलेगी हमारे छात्रों को कि वे शोध की तरफ जो है अग्रसर हो सके और शोध को जो है बढ़ावा मिल सके। बिल्कुल। कहीं ना कहीं जो है हम मास्टर्स तो करते हैं लेकिन रिसर्च की तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाते, तो सर मुझे इसका दूसरा एस्पेक्ट और बता दीजिए। इसका जो एक महत्वपूर्ण पहलू जो नई शिक्षा नीति में जो है इंट्रोड्यूस किया गया है वो है मल्टीपल एग्जिट एंड मल्टीपल एंट्री का। अभी हमारा जो सिस्टम है बहुत रिजिड सिस्टम है। एक 10+2 करने के बाद में जो विद्यार्थी अगर किसी डिग्री प्रोग्राम में जो है प्रवेश लेता है तो हमारे डिग्री प्रोग्राम 3 साल के हैं या इंजीनियरिंग या प्रोफेशनल उसके अंदर हम जाएं तो वो प्रोग्राम हमारे 4 साल के हैं। तो अभी के जो सिस्टम में अगर हम देखते हैं तो जब तक विद्यार्थी उस 3 साल के प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं करता है तो उसको जो है वो डिग्री नहीं मिलती है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए इसमें इंजीनियरिंग में वो प्रवेश लेता है और वो 4 साल का कार्यक्रम सफलतापूर्ण नहीं करता है तो उसको जो है डिग्री नहीं मिलती है। तो इससे जो सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि विद्यार्थी के 3 साल खराब होते हैं या विद्यार्थी के 4 साल खराब होते हैं और उसका जो एजुकेशन लेवल है वो 10+2 ही रहता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है क्योंकि 4 साल में जो विद्यार्थी की आयु है वो भी बढ़ जाती है और वो फिर जो है समाज में एक तरीके से अपने आप को जो है पिछड़ा हुआ महसूस करता है। तो मेरे ख्याल से इस पहलू को नई शिक्षा नीति के अंदर जो है बहुत ही गहराई से देखा गया है और एक ऐसा प्रावधान किया गया है कि जिससे विद्यार्थी जैसे मान लीजिए 1 साल तक पढ़ना चाहता है और उसके बाद में वो किसी तरह का जॉब या और कोई कार्य करना चाहता है तो वो उस 1 साल के बाद में एग्जिट कर सकता है या वो 2 साल के बाद एग्जिट कर सकता है। और इस एग्जिट करने के बाद भी वो दोबारा से अगर उस जो है डिग्री पाठ्यक्रम को पूरा करना चाहे तो वापस से आकर के कर सकता है। अब आपके मन में ये प्रश्न हो सकता है कि भाई 1 साल का उसने कार्यक्रम पूरा किया तो उसका क्या रिकॉग्निशन होगा या 2 साल के बाद उसने डिग्री। वही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि अगर 1 साल या 2 साल बाद छोड़ देते तो क्या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कुछ इस तरीके की चीजें मिलेंगी? आप देखिए कि पुराने सिस्टम में कुछ नहीं मिलता था। हाँ। वो 10+2 पे ही रहते थे। लेकिन अब अगर जो है 1 साल का कार्यक्रम विद्यार्थी पूरा करता है तो उसको जो है एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाएगा, यानी कि वो
उस क्षेत्र के अंदर जो है डिप्लोमा प्राप्त कर लेगा। इसी तरीके से अगर वो 2 साल का पाठ्यक्रम पूरा कर लेता है तो उसमें जो है एडवांस डिप्लोमा प्राप्त देने का जो है वो प्रावधान है। तो जितना आप एजुकेशन ले रहे हो उसका आपका रिकॉग्निशन जो है वो साथ ही साथ होता जा रहा है। अगर आप पूरा पाठ्यक्रम कर लेते हैं 3 साल का तो आपको डिग्री मिल जाएगी, और बीच में छोड़ के और आप वापस आ जाते हैं तो वो भी आपको सुविधा दी गई है कि आपने 2 साल का पाठ्यक्रम किया, अब आप तीसरे साल को भी जो है पूरा करना चाहते हैं तो वो प्रावधान रखा गया है। अभी पुराने सिस्टम में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन इस नई शिक्षा नीति के अंदर ये प्रावधान है कि आप उस पाठ्यक्रम को पूरा कर सकते हैं और आप अपनी जो वांछित डिग्री है उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ तो मैंने 2 साल की ग्रेजुएशन की, उसके बाद मेरा मन चेंज होता है कुछ और करने का, तो मैं वो चीज़ करके यानी कि 2 या 3 साल उस कोर्स को करके उसके बाद मैं पहले वाले कोर्स को दोबारा से कंटिन्यू कर सकती हूँ। बिल्कुल सही आपने कहा। और इसके अंदर एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि भाई ये सिस्टम कैसे चलेगा। हाँ। कैसे विद्यार्थी जो है मतलब जो बिल्कुल, क्योंकि ऐसे तो फिर 1 या 2 साल का कोर्स करके बच्चे चले जाया करेंगे। इसमें साक्षी जी एक जो बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान जो नई शिक्षा नीति में किया गया है वो ये है कि एक एकेडमिक क्रेडिट बैंक बनेगा केंद्रीय स्तर पे। ये क्रेडिट बैंक जिसको ABC के एब्रीवेटेड फॉर्म में हम कहेंगे। और विद्यार्थी जितने समय के लिए जो है शिक्षा ग्रहण कर रहा है, यानी मान लीजिए वो 1 साल पढ़ता है तो 1 साल के अंदर जो है वो कुछ क्रेडिट्स अर्न करेगा। जितने भी क्रेडिट जो है उस पाठ्यक्रम के हिसाब से निर्धारित किए जाते हैं वो क्रेडिट जो है वो अर्न हो जाएंगे, और वो क्रेडिट जो है उसके उस विद्यार्थी के नाम से उस ABC यानी कि एकेडमिक क्रेडिट बैंक में जमा हो जाएंगे। ये बिल्कुल एक सीधा सा कंसेप्ट ये है कि जैसे हम किसी बैंक में हमारा जो पैसा जमा करते हैं और वो सेविंग वहाँ पे वो सुरक्षित रहता है, बैंक उसकी जो है रक्षा करती है, तो इसी तरीके से ये एकेडमिक क्रेडिट बैंक में उस विद्यार्थी के क्रेडिट जो है वो जमा हो जाएंगे, और वो जब कहीं पे भी ट्रांसफर जो है वो चाहेगा, जब दोबारा से शिक्षा उसको जो है मान लीजिए ग्रहण करनी है तो वो क्रेडिट जो है वो वहाँ पे शो कर सकता है कि मैं ऑलरेडी इतने क्रेडिट जो है अर्न कर चुका हूँ और इसके आगे जितने भी रिक्वायर्ड क्रेडिट है वो मैं अर्न करना चाहता हूँ। ठीक है सर, इसके अंदर मेरे मन के अंदर एक क्वेश्चन और है कि जो अब हमें डिग्री मिलेगी तो सेशन उसके अंदर कैसे लिखा हुआ होगा, क्योंकि सेशन अभी रेगुलर चलते हैं हमारे 2 साल या 3 साल जितने का भी कोर्स होता है, लेकिन उसके अंदर कैसे होगा कि 2 साल का हमने कोर्स किया है उसके बाद हम 2 या 3 साल बाद दोबारा से 1 साल बचा हुआ है वो कर रहे हैं। ये जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर मान लीजिए 3 साल का डिग्री का पाठ्यक्रम है और आपने उसमें 1 साल पूर्ण किया है तो आपको उसका जो है डिप्लोमा आपको दिया जाएगा। तो वो एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो है वो ये इंडिकेट करता है कि आपने उस पर्टिकुलर डिग्री का 1 साल पूर्ण कर चुके हैं। और दूसरी जो चीज़ मैंने आपको बताई कि एकेडमिक क्रेडिट बैंक में उस डिप्लोमा से रिलेटेड जो क्रेडिट हैं वो वहाँ पे आपके जो है वो जमा हो जाएंगे। तो जब आप दोबारा से आते हैं तो आपके पास में डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी है और आपके वो क्रेडिट्स भी हैं आपके पास में, तो उन क्रेडिट्स को लेकर के आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो उसमें आपको दोबारा से उन्हीं क्रेडिट को अर्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो ऑलरेडी आप चीज़ अर्न कर चुके हैं या आपने बैंक में जो जमा कर दिया है उसको आप जो है यूज करेंगे और आगे आप बढ़ पाएंगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है ये नई एजुकेशन पॉलिसी की। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर मुझे ये बताइए कि जब मैं पढ़ रही थी नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में तो उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि इंटरनेशनल एक्सचेंज होगा हमारी स्टडीज का, हमारी एजुकेशन पॉलिसी का, यानी कि एजुकेशन पॉलिसी का। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या हम लोग जो है बाहर की फॉरेन की जो एजुकेशन सिस्टम है उसको भी एक्सेप्ट कर सकते हैं यहाँ पर? ये किस तरीके की पॉलिसी के अंदर कुछ ऐसा पॉइंट है? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव जो है हमारी नई शिक्षा नीति में किया गया है। अभी जो हमारी व्यवस्था है उसके अंदर हमारे जो भारतीय विश्वविद्यालय हैं वो अगर कहीं बाहर जो है अपना कैंपस स्थापित करना चाहते हैं तो उसके अंदर बहुत एक रिजिड सिस्टम है और वो काफ़ी चीज़ें जो है उनको पूरी करनी पड़ती है। और इसी तरीके से अगर कोई विदेशी हमारी जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हमारे देश में अगर कैंपस डेवलप करना चाहती हैं या स्थापित करना चाहती हैं तो उसमें भी पुराने सिस्टम में काफ़ी दिक्कतें थी। लेकिन नई शिक्षा नीति के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान ये कर दिया गया है कि जो वर्ल्ड की 100 टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं
वो यूनिवर्सिटीज़ अपने कैंपस जो है वो भारत के अंदर जो है स्थापित कर सकेंगी। और इसी तरीके से हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अच्छे एक्सीलेंस को जिन्होंने अचीव कर लिया है वो अपने कैंपस जो है वो विदेशों में स्थापित कर सकेंगे। अब इसके जो है दो महत्वपूर्ण जो है वो रिजल्ट होंगे। एक तो ये है कि अभी आज की तारीख में विद्यार्थियों को जो है उनके मन में ये भी है कि भी अच्छी शिक्षा जो है हम बाहर जाके ही ग्रहण कर सकते हैं और उनको विदेशों में जाना पड़ता है। लेकिन अब ये संभव हो सकेगा कि मान लीजिए यूएस की जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं या आपके इंग्लैंड की जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं या जर्मनी की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं या ऑस्ट्रेलिया की जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो टॉप क्लास, मैंने ये भी कहा कि वर्ल्ड की टॉप क्लास 100 यूनिवर्सिटीज़, यानी दो चीज़ें हैं। एक तो जो है विदेशी यूनिवर्सिटीज़ हमारे यहाँ अपना कैंपस स्थापित करेंगी और वो यूनिवर्सिटीज़ हमारे यहाँ कैंपस स्थापित करेंगी जो गुणवत्ता के अंदर जो है वर्ल्ड रैंकिंग में ऑलरेडी स्थापित हैं। तो अभी जो बच्चों को बाहर जाकर के शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है या बाहर जाना चाहते हैं वो शिक्षा हमारे भारत के अंदर ही उपलब्ध हो जाएगी। और दूसरी तरफ ये है कि हमारी जो शिक्षा है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहचान मिले। हम भी ये कह सकें कि हम जो है कम नहीं हैं और जो आज यूएस या इंग्लैंड या जो दूसरे विश्वविद्यालय शिक्षा प्रदान कर रहे हैं हम भी उस स्तर की शिक्षा जो है प्रदान कर सकते हैं और कर रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी भी जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो विदेशों में अपने कैंपस जो है स्थापित कर सकेंगी। इस तरीके से एक तो जो है शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा और हमारी जो भारतीय शिक्षा है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है पहचान मिलेगी। बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है इसके अंदर मैं आप लोगों को ये बता सकती हूँ कि जो फॉरेन की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है वो अपना कैंपस हमारे इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश करेंगी जिससे हमें भी उनकी एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पता चलेगा और हमारे जो अच्छे कैंपस है वो भी फॉरेन के अंदर जा करके अपने जो है स्टडी के बारे में बताएंगे, अपनी एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताएंगे जिससे हमारे भारत की एजुकेशन पॉलिसी भी जो है फॉरेन के अंदर एस्टेब्लिश हो सकती है, उसे भी जो है विश्व प्रसिद्धि मिलेगी। तो ये हमारे साथ एनपी कौशिक जी थे जो वाइस चांसलर है ओम स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी के। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे जो युवा साथी हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा और जो इंस्पायरेशनल कार्यक्रम है उसको आयोजित किया और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से इससे हमारे विद्यार्थियों को फायदा होगा। ठीक है, एनपी कौशिक जी ने हमें बिल्कुल ही आसान भाषा के अंदर बताया कि नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आखिरकार कौन कौन से एक्सपेक्ट है, क्योंकि अगर हम लोग गूगल के ऊपर भी खोलते हैं तो उसके अंदर 50 से 60 पेज का एक पीडीएफ निकल जाता है, लेकिन उसके अंदर हमें पता नहीं लग पाता कि उसके अंदर आखिरकार है कौन कौन से पॉइंट जो हमारे करियर को इफेक्ट करेंगे। तो एनपी कौशिक जी का पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि इतनी आसान भाषा के अंदर हमें नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताया है और आगे भी आपको इसी तरीके से नए नए पहलुओं के बारे में बताऊंगी जो आपकी एजुकेशन को या फिर आपकी एजुकेशन कह लीजिए इसको प्रभावित करने वाला है और आपके करियर के अंदर किस तरीके से प्रभाव डालेगा। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट सिटी बिग न्यूज ब्यूरो हिसार। आगे भी इसी तरीके से मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करती रहूंगी, तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ सिटी बिग न्यूज पर। नमस्कार।